सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अभी तक हमने 9 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और 10वें पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो इस पार्ट से पिछले पार्ट में हमने पढ़े हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, और ये सारी जो युक्तियां हमने अभी तक पढ़ी है, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी क्या होती है, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का क्या क्या नाम होता है, सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उससे पहले साथियों हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन किए, उससे पहले आउटपुट डिवाइस, उससे पिछले पार्ट में इनपुट डिवाइसेस, उससे पिछले पार्ट में कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन तथा उनके कंसेप्ट। उससे पहले हमने पढ़ा है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, उससे पहले हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के अनुप्रयोग तथा उनसे संबंधित पर्सन। उससे पहले हमने पढ़ा है कंप्यूटर का जनरेशन और कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, और उससे पहले यानी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो इतना छोटा सा सिलेबस है साथियों कंप्यूटर का, और बहुत ही आसान है कंप्यूटर। यदि 0 लेवल से कंप्यूटर पढ़ा जाए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कोई कंप्यूटर सीखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि साथियों ऊपर से पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में दिक्कत ही दिक्कत है और समझ में भी नहीं आएगा, और कंप्यूटर के क्वेश्चन जब एग्जाम आएगा तो याद भी नहीं रहेगा। इसलिए साथियों सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें, और हम सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में ओएस भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, नाम से स्पष्ट है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर में भी कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 2 तरह के सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज। और उसमें से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नाम से स्पष्ट है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करता है या ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम यानी सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को मैनेज करता है या ऑपरेट करता है या कंप्यूटर को चलाता है, क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लोकल लैंग्वेज में आप इसकी परिभाषा कहना चाहें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है या आप कह सकते हैं चलाता है या मैनेज करता है, क्या कहलाता है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला या चलाने वाला या उसके कार्यों को मैनेज करने वाला क्या कहलाता है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाषा हुई लोकल लैंग्वेज में या समझने के हिसाब से। अब इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसों के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करता है या कम्युनिकेशन बनाता है या इंटरफेस का कार्य करता है। तो कौन सा क्या होगी साथियों परिभाषा, यानी आप कह सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं साथियों टेक्निकल लैंग्वेज में, यूजर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के मध्य संवाद स्थापित करता है या आप कह सकते हैं संवाद स्थापित करता है या आप कह सकते हैं संपर्क स्थापित करता है, या आप इसको कह सकते हैं इंटरफेस का कार्य करता है। संवाद को आप कहते हैं इंटरफेस या
इंटरफेस बनाता है, या आप इसको कह सकते हैं संपर्क स्थापित करना यानी कम्युनिकेशन बनाता है। ये क्या कहलाता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के मध्य संवाद स्थापित करता है या संपर्क स्थापित करता है या इंटरफेस बनाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का कार्य कौन करता है साथियों? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है साथियों जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर, यह है कंप्यूटर का हार्डवेयर और यह है यूजर। इन दोनों के बीच जो संपर्क का कार्य करेगा तो हार्डवेयर किसके इशारे पर कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। यानी हार्डवेयर और यूजर के मध्य यदि कम्युनिकेशन करवाना है तो वो किसके थ्रू होता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर और यूजर के मध्य कम्युनिकेशन बनता है। यानी इसको और हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये है साथियों हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर HW, इसके ऊपर होता है OS, और OS के कनेक्शन में कौन रहता है साथियों? OS के कनेक्शन में आप कहें तो पूरा हार्डवेयर OS के कंट्रोल में रहता है और OS से कनेक्टेड होते हैं साथियों। OS के इर्द गिर्द क्या होते हैं साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रोल किसका होता है साथियों? उससे कौन कनेक्ट होता है? यूज़र। ये है पूरा डायग्राम। आप समझना चाहें, पूरा डिटेल में डायग्राम समझना चाहें तो कंप्यूटर का हार्डवेयर से पूरा टच में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से टच में रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेट कौन करता है साथियों? यूज़र। और इस तरह से समझना चाहें तो हार्डवेयर और यूज़र के मध्य यदि इंटरफेस का जो कार्य करता है या संवाद स्थापित करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। अब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य करता है, ताकि साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर हो जाए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो साथियों आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह सकते हैं कंप्यूटर का मैनेजर, या आप कह सकते हैं प्रबंधक। मैनेजर को हिंदी में कहते हैं प्रबंधक, कंप्यूटर का प्रबंधक। जैसे साथियों होता है बैंक मैनेजर, यानी बैंक की ब्रांच को मैनेज करने वाला, बैंक की ब्रांच के सभी कार्यों पर नज़र रखने वाला, सभी कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से होने की जिम्मेदारी होती है साथियों मैनेजर की। कोई भी बैंकिंग का कार्य अधूरा नहीं रहे, सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से और समय पर पूरे हो। कौन से कार्य को पहले करना है, कौन से कार्य को बाद में करना है, इन सभी को मैनेज करना होता है साथियों मैनेजर को। उसी तरह से कंप्यूटर का जो मैनेजर होता है वो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। अब साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कंप्यूटर का मैनेजर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 प्रमुख कार्य होते हैं और उन 4 प्रमुख कार्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाए कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं, वे उसमें सारे कंप्लीट इंक्लूड है साथियों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, पहला कार्य प्रोसेसिंग को प्रबंधन करना, प्रोसेसिंग मैनेज, या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग प्रबंधन। पूरी प्रोसेसिंग को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग चल रही है उन सभी को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है साथियों मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग प्रबंधन, या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट से आसानी समझ में आता है तो आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट।
दूसरा कार्य है साथियों मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानने की अभी कोशिश करेंगे। तीसरा कार्य है साथियों इनपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट। और या आप कह सकते हैं प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन। या चौथा कार्य है साथियों, चौथा और इंपॉर्टेंट कार्य है फाइल प्रबंधन या फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, ये चार प्रमुख कार्य है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के। और इन चार कार्यों के नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है। तो प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, निर्देशों के अनुसार आंकड़ों पर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है या यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उनके अनुसार प्रॉपर प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर के लिए आसान हो जाता है कि कोई भी कार्य यूजर यदि इंस्ट्रक्शन देता है तो उस कार्य को पूरा करवाने की जिम्मेदारी किस पे है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इस कारण से यूजर के लिए कुछ कार्य आसान हो गए क्योंकि उसका दायित्व ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया है। तो कंप्यूटर में होने वाली सारी प्रोसेसिंग, कौन सा प्रोग्राम पहले होगा, कौन सा प्रोग्राम बाद में रन होगा, कौन से कार्य को पहले करना है, कौन से कार्य को बाद में करना है, ये डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेसिंग करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अब साथियों आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन या डेटा मेमोरी में किस एड्रेस पर या किस लोकेशन पे सेव होगा, कौन से डेटा को कब प्राथमिक मेमोरी में सेव करना है और कौन से डेटा को कब सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना है। क्योंकि यदि कोई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो चुका है, उसका परिणाम आ चुका है और वो सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पर शो हो चुका है, तो उसको अब कहाँ सेव किया जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये सारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन से इंस्ट्रक्शन और डेटा को कब प्राइमरी मेमोरी में सेव करना है और कब सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में भी किस लोकेशन पे सेव करना है। मेमोरी, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथियों सिस्टम यूटिलिटीज़ भी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के लिए होती है। तो मेमोरी का मैनेजमेंट करना किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आ जाते हैं साथियों इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट यानी इनपुट डिवाइसेज को इनपुट दे रही है, उन इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ कार्य करना है, उनको मैनेज करना है। कौन सी इनपुट डिवाइस से कब आप इनपुट लेंगे, कौन सी आउटपुट डिवाइस को कब आप आउटपुट देंगे, कैसे परिणाम शो करना है, वो सारा मैनेजमेंट कौन करता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं चौथे कार्य पे, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है फाइल मैनेजमेंट। जैसे फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को सेव एज करना, फाइल को किस फोल्डर में सेव करना, वो सारा किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल को सेव, डिलीट, रीनेम, ओपन, ये सारे जो कार्य होते हैं साथियों फाइल से संबंधित, फाइल ओपन, फाइल सेव, फाइल रीनेम, फाइल डिलीट, ये सारे जो कार्य होते हैं, किसी भी फाइल को हम खोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आइकन होता है साथियों, उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे कार्यों की लिस्ट ओपन होती है कि इस फाइल पर आपको क्या इसको एडिट करना है, क्या सेव एज करना है, क्या सेव करना है, क्या ओपन करना है, क्या इसमें कोई नई फाइल आपको बनानी है। ये सारे कार्य जो साथियों आपके सामने जो विंडो शो होती है वो कौन शो करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट तो समझ ही गए हैं। इनपुट से कौन सी इनपुट डिवाइस से क्या इनपुट लेना है, कब लेना है, किस तरह से लेना है, कौन सी आउटपुट डिवाइस से कब आउटपुट देना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है? ये सारे कार्य कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी मैनेजमेंट यानी कौन सी लोकेशन पर कब कैसा डेटा सेव होगा, वो सारा कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सा प्रोग्राम कब होगा,
ये सारा कौन डिसाइड करता है? कौन से प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कब होगी, कौन से निर्देशों पर कब कार्य होगा, ये सारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मेजर कार्य है और इन चारों कार्यों में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की पूर्णतया वर्किंग आ जाती है। तो ये है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और अभी हमने डिस्कस किए ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 प्रमुख कार्य। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, जैसे साथियों जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन सभी हार्डवेयर डिवाइस की जितनी कैपेसिटी होती है उनकी पूरी कैपेसिटी का फुल यूज करना, यानी हार्डवेयर डिवाइस की क्षमता का पूर्णतया उपयोग सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। यानी किसी हार्डवेयर या जैसे कह सकते हैं कोई आउटपुट युक्ति है प्रिंटर, अब प्रिंटर की जितनी कैपेसिटी है पेपर प्रिंट करना उसकी पूरी कैपेसिटी का उपयोग सुनिश्चित करना या उसका यूज सुनिश्चित करना किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी हार्डवेयर की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का एक कार्य होता है। यानी हार्डवेयर की क्षमता का पूरा उपयोग हो इस बात को सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। जैसे किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जितनी है उस पूरी स्पीड को यूज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस का कार्य करता है। यूजर के लिए कंप्यूटर पर कार्य करना आसान बनाता है, यानी यूजर कंप्यूटर पर अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। यानी दूसरा कार्य, एक और कार्य की बात करें तो ओएस यूजर के लिए कंप्यूटर पर कार्य करने को आसान बनाता है। ओएस यूजर के लिए कंप्यूटर पर कार्य करने को आसान बनाता है। किस तरह से कार्य करेगा? ताकि यूजर कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक कार्य कर सके। ये किसकी जिम्मेदारी होती है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि यूजर कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक कार्य कर सके। इसलिए यूजर क्या करता है? ओएस यूजर के लिए कंप्यूटर पर कार्य करने को आसान बनाता है। कोई भी कार्य करना चाहे तो उसको कार्य को आसान बनाता है, या यूजर के लिए कंप्यूटर पर कार्य को आसान बनाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और कार्य होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पार्ट है। आप कह सकते हैं साथियों ओएस यूजर के लिए कार्य को आसान बनाता है, यानी आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए इंटरफेस का कार्य करता है। कह दे यूजर इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो यूजर इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अतः आप कह सकते हैं अतः ओएस यूजर इंटरफेस का कार्य करता है। एक और बात कहें तो साथियों एक और कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि किसी भी यूजर ने कंप्यूटर पर कितने समय के लिए कार्य किया, कौन कौन से कार्य किया, इन सभी का रिकॉर्ड कौन रखता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे किसी यूजर ने किसी कंप्यूटर पर कितने समय के लिए MS वर्ड चलाया, कितने समय के लिए MS एक्सेल चलाया, कितने समय के लिए उसने गाने सुने, कितने समय के लिए मूवी देखी, या जो भी कार्य किए उसने कितने समय के लिए कोडिंग की, इन सभी कार्यों को और कौन कौन से कार्य किस किस समय किए, इन सभी की सूचना या इन सभी का डेटा कौन रखता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ओएस किसी यूजर द्वारा
यूज़र द्वारा कंप्यूटर पर किए गए कार्यों का हिसाब किताब रखता है। ये भी ओएस का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी यूजर ने किसी कंप्यूटर में किस समय कितना क्या कार्य किया और कौन कौन सी एप्लीकेशन रन की है, ये सारा कार्य कौन करता है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये भी 3 और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। अब साथियों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर हम साथियों पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज के दौर में चल रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या कार्य होता है। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, विंडो, MS DOS, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ये है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जैसे साथियों इनके नाम से स्पष्ट है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कार्यों को बैच के रूप में प्रोसेस करता है, यानी जिसकी वर्किंग बैच के थ्रू हो। यानी साथियों एक प्रकार के कार्यों का एक बैच बना लेगा, उन सभी को एक साथ निपटा देगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समान तरह के कार्यों का एक बैच बनाएगा और उनको एक साथ प्रोसेस कर देगा, वो क्या कहलाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये साथियों जब शुरुआती कंप्यूटर आया था उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब साथियों अगले प्रकार की तरफ चलते हैं तो कह रहा है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट है, सिंगल यूज़र OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर किसी कंप्यूटर पर लगा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में केवल एक ही यूज़र काम कर सकता है, यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। साथियों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर बहुत ज़्यादा लोग कार्य कर सकते हैं, एक ही सिस्टम है लेकिन बहुत लोग उस पर कार्य कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे साथियों जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस पर बहुत सारे बैंकिंग में लाखों कर्मचारी बैंकिंग के उस पर कार्य करते हैं, तो वो है साथियों मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक कार्य करता है, वो कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य करेगा। लेकिन साथियों हमें पता है कि आजकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। तो अगला है मल्टीटास्किंग OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में बहुत सारे कार्य करता है। जैसे आजकल के कंप्यूटर या लैपटॉप की हम बात करें कि जैसे लैपटॉप में एक विंडो MS वर्ड की खुली है तो MS वर्ड के साथ MS Excel भी खोल सकते हैं, MS Excel के साथ आप कोई गाना बजा सकते हैं, और जैसे कोई कार्य है और जैसे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर लेना क्या कहलाता है साथियों? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगला है साथियों जैसे विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो XP है, ये सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आगे है साथियों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में चलने वाले विभिन्न कार्य के मध्य या कंप्यूटर को यूज करने वाले विभिन्न यूजर्स के मध्य टाइम शेयर करता है, यानी एक यूज़र जब तक उस कार्य को करता है तब तक दूसरा यूज़र उस कार्य के लिए उसका वेट करता है। लेकिन ये समय इतना छोटा होता है कि यूज़र को पता ही नहीं चलता है कि इस कंप्यूटर पर कितने यूज़र कार्य करते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है साथियों, मल्टी यूज़र है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर बहुत सारे लोग एक साथ कार्य करते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन इसमें साथियों टाइम शेयरिंग तो है, लेकिन टाइम शेयरिंग इतना छोटा होता है टाइम,
उसके प्रोसेसिंग का टाइम इतना छोटा होता है कि बाकी यूज़र को पता ही नहीं चलता कि ये कार्य हो गया और हमने वेट किया। वास्तव में वो वेट करते हैं, लेकिन टाइम नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड में होता है, तो दूसरे यूज़र को पता ही नहीं चलता है। और लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी कार्य को क्लिक करते ही वो कार्य हो जाना। जैसे रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट में ये कार्य मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ कार्य साथियों रियल टाइम चाहिए, यानी फटाफट चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, और उन्हीं में से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज कब हुई, किसने की, और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर कार्य करता है और इसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में साथियों हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वप्रथम खोज हुई थी साथियों 1969 में। किसने की साथियों? AT&T बेल लैब या प्रयोगशाला में इसकी खोज हुई थी साथियों 1969 में। AT&T बेल लैब में इसकी खोज हुई थी। और इसको किस भाषा में शुरुआत में लिखा गया? तो साथियों इस यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको शुरुआत में असेंबली भाषा में, फिर AT&T बेल लैब ने 1972 में सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। पहले शुरुआत में आप कह सकते हैं शुरुआत में असेंबली में, फिर 1973 में सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया साथियों। ये है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआती कहानी, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज 1969 में। पूछा जा सकता है किसने की? AT&T बेल लैब यानी AT&T बेल नामक प्रयोगशाला में हुई। शुरुआत में इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया, फिर इसको सी लैंग्वेज आने के बाद 1973 में इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया। और सी लैंग्वेज आपको पता है मध्य स्तरीय लैंग्वेज है, जिसमें लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के गुण हैं। तो फिर साथियों यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यूनिक्स बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है और बहुत सारे यूज़र यूनिक्स के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। इसके कार्य क्या है साथियों? इसके हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य है सर्वर तथा इसका उपयोग सर्वर तथा वर्क स्टेशन में इसका उपयोग होता है। सर्वर तथा वर्क स्टेशन में उपयोग होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग होता है साथियों सर्वर तथा वर्क स्टेशन में। सर्वर तथा वर्क स्टेशन में इसका उपयोग होता है 1973 में सी लैंग्वेज में, शुरुआत में असेंबली लैंग्वेज में, 1969 में इसकी खोज हुई थी। और ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है। और साथियों यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स की फुल फॉर्म होती है साथियों यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम ये किसकी फुल फॉर्म है साथियों? यूनिक्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है तथा सर्वर और वर्क स्टेशन में ये उपयोगी इसका यूज होता है। और ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग है। 1969 में इसकी खोज हुई थी। किसने खोज की? अब साथियों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पर्सन इससे बनता है और वो है साथियों डेटा प्रबंधन का। साथियों इसमें एक डेटा प्रबंधन का कार्य होता है, वो करता है कर्नल। डेटा प्रबंधन का कार्य या डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नल करता है। इसमें एक डिवाइस होती है साथियों, या इसमें इसमें सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नल करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा प्रबंधन का कार्य
कर्नल के द्वारा होता है। और इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को साथियों सिस्टम में इंस्टॉल करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन और इंस्टॉल करना कठिन होता है तथा ऑपरेट करना भी कठिन होता है, लेकिन साथियों ये यदि इंस्टॉल हो जाए तो यूज़र की जो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए साथियों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी कई जगह काम में लिया जाता है। कई ऐसे सर्वर और वर्क स्टेशन है जहाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो ये है साथियों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज 1991 में हुई और इसकी खोज की थी साथियों लाइन्स टॉरवॉल्ड्स ने। लाइन्स टॉरवॉल्ड्स ने इसकी खोज की 1991 में। ये भी साथियों कहाँ काम आता है, ये सर्वर के में काम आता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में काम आता है और इसकी खोज की थी साथियों लाइन्स टॉरवॉल्ड्स ने। कब? 1991 में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में यूज होता है। 1991 में खोज हुई लाइन्स टॉरवॉल्ड्स ने। और इस सिस्टम के बाद साथियों नया सिस्टम आया था, नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया था सोलेरिस। इसकी खोज साथियों हुई थी 1993 में। 1993 में किसने की? सन माइक्रोसिस्टम ने। सन माइक्रोसिस्टम ने 1993 में सोलेरिस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। सन माइक्रोसिस्टम ने 1993 में। साथियों हुआ क्या था कि सन माइक्रोसिस्टम ने इसको बनाया था सोलेरिस नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बाद में नाम चेंज हो गया है साथियों ओरेकल सोलेरिस। ओरेकल सोलेरिस। अब ओरेकल सोलेरिस होने का कारण क्या था साथियों? ओरेकल सोलेरिस हो गया इस सिस्टम का नाम, कारण ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चेंज हुआ क्योंकि सन माइक्रोसिस्टम को सन 2010 में ओरेकल नाम की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, यानी खरीद लिया था। इस वजह से बनाया सन माइक्रोसिस्टम ने 1993 में, लेकिन 2010 से इसका नाम ओरेकल सोलेरिस हो गया क्योंकि ओरेकल कंपनी ने ये कंपनी खरीद ली। अब इसका यूज कहाँ है साथियों? इसका जो यूज है वो साथियों सिस्टम मैनेजमेंट में। इस सॉफ्टवेयर का यूज सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क में ये काम में लिया जाता है। सोलेरिस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क में काम लिया जाता है। 1993 में इसकी खोज हुई थी। अब इसको साथियों हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं हम अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप बोस कहते हैं। यदि साथियों बोस का यदि आपसे पूछ लिया जाए फुल फॉर्म बताइए, तो बोस का फुल फॉर्म है साथियों भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशंस होगा साथियों, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ऑप्शन में सॉल्यूशन आ जाए और एक ऑप्शन में सॉल्यूशंस आ जाए तो सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि ये बहुत सारे सॉल्यूशन देता है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन कब बना साथियों? 2007 में सीडेक ने बनाया। 2007 में सीडेक नाम की संस्था ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और ये साथियों यूनिक्स पर आधारित है। यूनिक्स पर आधारित आप कह सकते हैं, यूनिक्स पर आधारित सिस्टम है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बोस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसकी फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अब साथियों आपके माइंड में आ गया होगा कि सीडेक की क्या फुल फॉर्म है, तो सीडेक की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ साथियों। सीडेक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेंटर फॉर डी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ, ए का मतलब साथियों एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सी का मतलब कंप्यूटिंग। ये है साथियों सीडेक की फुल फॉर्म। यदि पूछ भी लिया जाए, क्योंकि बार बार आ रहा है साथियों, सीडेक ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम। अब परम 10,000 भी आ चुका है
और सीडैक ने ही साथियों पहला भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस कब 2007 में रिलीज हुई। इसके लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं। सीडैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिए सीडैक नाम की संस्था है। अब साथियों अगले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। एक है MS DOS और एक है MS विंडो। तो MS DOS की मैं फुल फॉर्म लिख चुका हूँ कई बार साथियों। MS DOS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। MS DOS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS का मतलब होता है साथियों माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यानी MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था साथियों 1981 में। और MS विंडो जो आप आजकल चलाते हैं, MS विंडो यानी विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, उससे पहले विंडो विस्टा, विंडो XP, विंडो 98, विंडो 95, विंडो 2000, ये सारे क्या है साथियों MS विंडो। इसके यदि उदाहरण की बात करें तो ये सबसे पहले कब आया साथियों 1995 में। ऐसे तो 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो फर्स्ट विंडो की जो फर्स्ट सफल लॉन्चिंग थी वो 1995 में। इसके उदाहरण विंडो 10, विंडो 8, विंडो विस्टा, विंडो XP और विंडो 2000, विंडो 98 और विंडो 95। और MS DOS आया था 1981 में। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का। जबकि विंडो का फुल फॉर्म है साथियों वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। साथियों विंडो या डॉस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या बॉस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या सीडैक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए फुल फॉर्म जरूर याद रखें। साथियों क्या होता है विंडो में W का वाइड, I का मतलब इंटरेक्टिव, N का मतलब नेटवर्क, D का मतलब डेवलपमेंट, O का मतलब ऑफिस और W का मतलब वर्क और S का मतलब सॉल्यूशन। जैसा कि बॉस में भी साथियों आप देखें सॉल्यूशंस। ये है साथियों MS विंडो और MS DOS में क्या अंतर है। जब MS DOS आया तो MS विंडो बनाने की कहाँ ज़रूरत है। ये साथियों जो DOS है वो CUI पर निर्भर है। CUI होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जबकि MS विंडो जो है वो GUI पर निर्भर है। अब GUI क्या होता है और CUI क्या होता है? तो CUI होता है साथियों करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जब या आप कह सकते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस, जबकि GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। साथियों इसमें क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिस्टम को हर बार कोई कार्य करवाना है तो उसकी एक कमांड लाइन होती है, वो आपको टाइप करनी होती है, यानी आप करेक्टर के थ्रू उसको इनपुट दे सकते हैं। क्योंकि करेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र को यदि सिस्टम से इंटरफेस करना है तो हर कार्य की एक कमांड लाइन होती है और वो हर कार्य कमांड लाइन आपको याद रखनी होती है। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कोई कार्य करना है तो आपको आइकन बने हुए होंगे। जैसे MS वर्ड आपको खोलना है तो MS वर्ड का कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक आइकन बना हो, उस पर क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। जबकि यदि MS DOS में MS विंडो खोलना है, यानी MS वर्ड खोलना है या MS एक्सेल खोलना है, तो साथियों उसकी कमांड लाइन आपको टाइप करनी होगी। ये अंतर है करेक्टर यूज़र इंटरफेस में और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण साथियों कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कि कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ टर्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी आई है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक आया है इंटरफेस, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की साथियों बूटिंग क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है साथियों? यूज़र इंटरफेस कितने तरह के होते हैं वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। यूज़र इंटरफेस
क्या होता है साथियों यूज़र इंटरफेस? यूज़र इंटरफेस की मैं बात करूं तो साथियों यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य जो बातचीत करने का या संवाद करने का जो तरीका है उसको आप कह सकते हैं यूज़र इंटरफेस। और आपको पता है कि यूज़र इंटरफेस करवाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस का कार्य करता है और वो कार्य साथियों दो तरह से होता है। यूज़र इंटरफेस एक होता है CUI। UI का मतलब यूज़र इंटरफेस, C का मतलब क्या होता है वो अभी डिस्कस करते हैं, और एक होता है GUI। एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI क्या होता है, GUI क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊं तो CU का मतलब होता है, C का मतलब होता है करेक्टर, U का मतलब होता है यूज़र और I का मतलब होता है इंटरफेस। करेक्टर यूज़र इंटरफेस। और GUI का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और करेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसको कई लोग करेक्टर यूज़र इंटरफेस की जगह C को साथियों करेक्टर यूज़र इंटरफेस नहीं कह के ऐसा भी कहते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस। कई लोग इसको करेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं, कई जगह इसको कमांड यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। ये होता है CUI यानी करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये होता है GUI। अब करेक्टर यूज़र इंटरफेस का क्या उदाहरण है और GUI का क्या उदाहरण है, उससे पहले साथियों हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरफेस क्या होता है, ये इंटरफेस क्या होता है। CUI का मतलब होता है साथियों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई कार्य आपको कंप्यूटर पे करना है, तो उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कमांड देना होगा। कमांड होगा एक कमांड लाइन के थ्रू। जैसे साथियों इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी हमने बात की MS-DOS की, तो CUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इनपुट देना है तो कमांड लाइन के थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और जो आपको चाहिए वो प्रोग्राम ओपन कर देगा। जैसे MS वर्ड ओपन करना है तो एक कमांड लाइन देनी होगी, फिर MS वर्ड ओपन हो जाएगा। या आपको नोटपैड ओपन करना है तो उसकी एक कमांड लाइन होगी और उसमें साथियों स्क्रीन जो होती है एकदम ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है, उसे कहते हैं कमांड लाइन वाले CUI यानी करेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले कंप्यूटर। और इसमें साथियों इसमें उदाहरण है, आप कह सकते हैं उदाहरण इसका कहें तो MS-DOS इसका एक एग्जाम्पल है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये साथियों ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। यानी पूछ ले क्या MS-DOS यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं साथियों, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। ये आप कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। यानी इसमें यूज़र को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि यूज़र को कमांड लाइन याद रखनी होती है। यार यूज़र कमांड लाइन याद रखेगा, कोई भी कार्य का कमांड यूज़र को याद रखना होता है, इसलिए इसको कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस या करेक्टर यूज़र इंटरफेस भी आप कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है MS-DOS। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है साथियों, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन बने हुए होते हैं, यानी ग्राफ टाइप में। जैसे आइकन बना हुआ है MS वर्ड, मैं इस आइकन पे क्लिक करते ही MS वर्ड की फाइल खुल जाएगी। तो ये होगा साथियों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आपको नोटपैड का आइकन है, नोटपैड, अब इस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। या कोई और एप्लीकेशन है वो रन करनी है, जैसे प्रिंटर रन करना है तो प्रिंटर का एक आइकन होगा, उस पर क्लिक करते ही वो प्रिंटर ओपन हो जाएगा। जबकि इसमें प्रिंटर रन करना है तो कमांड लाइन में एक लाइन लिखनी होगी, कमांड देना पड़ेगा, यानी करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, इसको आप कह सकते हैं ये यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। अब इसके उदाहरण क्या है, तो GUI के कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। जितने भी विंडो आते हैं, यानी MS विंडो जितने भी आते हैं वे साथियों सारे, चाहे विंडो 95 हो, 98, 2000,
विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे GUI पे काम करने वाले हैं। इसलिए साथियों आप कह सकते हैं MS विंडो क्या होता है, एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर आप मल्टीटास्किंग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर कार्य करता है। ये है साथियों इंटरफेस। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ते हैं बूटिंग क्या होती है, उसके बाद पढ़ते हैं कि मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है या सिस्टम बूटिंग क्या होती है। साथियों कई बार इस तरह का शब्द आपके सामने आएगा कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग एक तरह का साथियों एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस क्या कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना या चलते हुए कंप्यूटर का पुनः रीस्टार्ट होना, ये प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो साथियों बूटिंग की परिभाषा आप कह सकते हैं कंप्यूटर का ऑन या रीस्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का ऑन या रीस्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है, पूछ लिया जाए कि बूटिंग कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना बूटिंग कहलाता है, या रीस्टार्ट भी एक तरह का ऑन ही है क्योंकि बंद होकर पुनः ऑन होगा तो वो भी क्या होता है साथियों, बूटिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम का ऑन या रीस्टार्ट होना एक तरह की बूटिंग होती है। अब साथियों इसको सही टेक्निकल भाषा में इसको कहा जाए तो बूटिंग क्या प्रक्रिया होती है। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें साथियों कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में, क्योंकि जैसे ही आप बिजली की सप्लाई देंगे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर की रैम ऑन हो जाती है, क्योंकि ऑफ होते ही रैम में सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो साथियों बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती है। यानी आप कह सकते हैं बूटिंग, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में या टेक्निकल लैंग्वेज में आप कहें, बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी कार्य पद्धति है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी, साइक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, जो भी कहें, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम में लोड होता है। दूसरे शब्दों में ये भी एक परिभाषा होती है, बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से उसकी रैम यानी प्राथमिक मेमोरी में लोड होता है। ये दूसरे शब्दों में या टेक्निकल लैंग्वेज में ये परिभाषा है। अब बूटिंग साथियों दो प्रकार की होती है। जो बूटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। वार्म यानी गर्म बूटिंग। साथियों कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क है। जब कंप्यूटर का ऑन होना, कंप्यूटर जब ऑन होता है साथियों, एक होता है कंप्यूटर, देखिए मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर का ऑन या रीस्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर जब ऑफ है कंप्यूटर और उसका ऑन होना कोल्ड बूटिंग यानी ठंडी बूटिंग कहलाती है। जबकि वार्म बूटिंग जो होती है वो कंप्यूटर चल रहा है, गर्म है कंप्यूटर, और उस चलते हुए कंप्यूटर का ऑफ होकर पुनः ऑन होना यानी रीस्टार्ट होना। तो कंप्यूटर ऑन होना कोल्ड बूटिंग कहलाती है, जबकि कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना
क्या कहलाती है साथियों? वार्म बूटिंग, यानी कंप्यूटर गर्म है उसका रीस्टार्ट होना, यानी कंप्यूटर ऑफ होकर पुनः ऑन होना, कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना वार्म बूटिंग कहलाती है, और कंप्यूटर का ऑन होना कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, या कंप्यूटर का ऑन या ऑफ, कंप्यूटर का ऑन या रीस्टार्ट होना एक बूटिंग कहलाता है। ये है साथियों कंप्यूटर के बूटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है साथियों मोबाइल, और मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक काम में आए और लेटेस्ट कौन सा काम में आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साथियों आजकल ज़्यादातर मार्केट में चलन में जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों बनाया था गूगल ने, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था गूगल नाम की कंपनी ने। ऐसे सिम्बियन आता है, iOS, ब्लैकबेरी, और लेटेस्ट चल रहा है हारमनी जो कि एक चीनी कंपनी ने बनाया था। तो साथियों एंड्रॉयड बनाया है गूगल ने, और एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन की हम बात करें तो इसके लेटेस्ट वर्जन साथियों आते रहते हैं। और एंड्रॉयड लाइनक्स बेस गूगल ने बनाया, एंड्रॉयड गूगल ने बनाया, और ये लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स ओएस पर बेस है, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और साथियों एंड्रॉयड के वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड मार्शमेलो, एंड्रॉयड किटकैट, एंड्रॉयड पाई, और लेटेस्ट आ चुका है साथियों एंड्रॉयड 10, यानी एंड्रॉयड 10 तक इसके लेटेस्ट वर्जन। यानी आप इसके वर्जन की बात करें तो किटकैट, मार्शमेलो, पाई, और लेटेस्ट वर्जन है इसका एंड्रॉयड 10, और इसके आते रहते हैं साथियों वर्जन। हो सकता है 10 पॉइंट कुछ आ जाए थोड़े दिनों में। तो यह है इसके लेटेस्ट वर्जन। और मार्केट में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और टच स्क्रीन से रिलेटेड टैब, इनमें साथियों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था साथियों नोकिया ने, नोकिया नामक कंपनी ने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादातर साथियों नोकिया, सोनी और मोटोरोला, इन कंपनियों के मोबाइल फ़ोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ साथियों। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों एप्पल ने बनाया। एप्पल के जितने भी नोटपैड आते हैं, एप्पल के जितने भी आईफोन आते हैं या आईपैड आते हैं, उन सभी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ लेते हैं साथियों? iOS। एप्पल अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ लेता है। जितने भी आईफोन, आईपैड या एप्पल से रिलेटेड जितने भी नोटपैड आते हैं उन सभी में काम में लेता है एप्पल साथियों iOS। और iOS से साथियों इसी तरह से आप कह सकते हैं एप्पल के जितने भी सिस्टम आते हैं यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें एप्पल अपना एक सॉफ्टवेयर काम में लेता है, मैक सॉफ्टवेयर, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काम लेता है एप्पल अपने सिस्टम में। अब साथियों इसके बाद है ब्लैकबेरी के जितने भी, ये बहुत ही फेमस हुआ था सन 2004 के आसपास जब ब्लैकबेरी के फ़ोन आते थे, और ब्लैकबेरी के फ़ोन में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। और ये हुवेई नाम की एक चीनी कंपनी ने अभी बनाया है साथियों, हुवेई नाम की चीनी कंपनी ने हाल ही में बनाया है। ये कितना फेमस होता है ये तो समय निर्धारित करेगा साथियों। ये है मोबाइल के कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम इतना विशाल चैप्टर है, विंडोज़ के बारे में, MS DOS के बारे में जितनी भी डीप स्टडी की जाए उतनी कम होगी। इनके एक एक के साथियों कितने यूनिट आप बना सकते हैं एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है उसमें से कवर हो जाते हैं, क्योंकि साथियों एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, नॉर्मल यानी सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पूछा जाता है इनके बारे में, जो कि हम जितना भी पढ़ाए उतना यदि पढ़ लिया जाए तो बहुत है साथियों। फिर इसके हम
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। और इसी कड़ी में कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो सभी साथी इसको पढ़कर जरूर जवाब दें। क्या कार्य होंगे? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करता है? क्या उपयोगकर्ता के प्रोग्राम यानी निर्देशों के समूह को स्वीकार करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का जो परिणाम आता है वो उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना यानी प्रोग्राम का पालन कराना कंप्यूटर से, या ये सभी? क्या साथियों, क्या सभी ऑप्शन सही है या कोई थर्ड ऑप्शन सही है या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है या इनपुट डिवाइस का? क्या उपयोगकर्ता को परिणाम दर्शाना क्या आउटपुट डिवाइस का कार्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का? साथियों, वैसे कहें तो इनपुट डिवाइस का कार्य है और आउटपुट डिवाइस का कार्य है, लेकिन मैनेज कौन करता है साथियों? इस प्रोग्राम को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना, इनपुट डिवाइस से स्वीकार करना, ये सारा यूजर इंटरफेस का कार्य कौन करता है? कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें साथियों ऑप्शन डी राइट होगा कि उपयोगकर्ता के इंस्ट्रक्शन, जो भी उपयोगकर्ता इंस्ट्रक्शन देगा वो इनपुट डिवाइस के थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है, लेकिन ये सारी कार्य पद्धति करता कौन है? इस कार्य प्रणाली को कंट्रोल कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है साथियों। ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वह कौन सा, सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है या डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या इनमें से कोई नहीं? हार्डवेयर सिस्टम कोई होता ही नहीं है साथियों। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर दो ही होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखना और कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करना, दक्षता से ऑपरेट करना, तो कौन करेगा साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी राइट। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो राइट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों, इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। और इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए हैं, यूनिक्स, लाइनेक्स, बॉस, और आपको पता है कि विंडोज़, MS DOS, सिम्बियन। तो कौन सा नहीं है साथियों? यहाँ कह रहा है क्या MS DOS, क्या MS वर्ड, क्या यूनिक्स, क्या विंडोज़? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं साथियों, MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है MS वर्ड, जो कि साथियों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का डॉट डॉट सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत कॉमन टाइप का किस तरह का सॉफ्टवेयर है साथियों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखें, क्या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, क्या एप्लीकेशन, क्या सिस्टम, क्या प्रोसेसिंग? तो सभी साथी इस प्रश्न का जरूर जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है साथियों, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पूरी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है साथियों? तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ब्राउज़र, क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या फाइल मैनेजर? कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है साथियों? तो आपका ऑप्शन ए राइट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है? साथियों, हमने डिस्कस किया है कि जो लाइनेक्स है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, जो यूनिक्स है वो भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, और उसके बाद में विंडोज़ भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, विंडोज़ भी। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र है? विंडोज़ मल्टी यूज़र है और मल्टीटास्किंग है, लाइनेक्स भी मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है, यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र है। तो कौन सा साथियों? MS DOS जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्क ही कर सकता है एक टाइम में।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने साथियों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, उस समय मैंने ये बताया था कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल जो बनाती है उसका नाम क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा राइट होगा, क्या लाइनक्स, क्या मैक, क्या बायोस, क्या यूनिक्स। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा बनाया गया है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। और इसी कड़ी में अगला प्रश्न है साथियों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो ऐसा कौन सा भाग है साथियों, क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, क्या बायोस है, क्या कर्नल है। जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को यानी साथियों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखता है, डेटा पे वर्क करता है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उस भाग को कहते हैं। मैंने साथियों इसके बारे में बताया था जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था। तो वो है साथियों, जो साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये कह रहा है एक समय में एक साथ कई कार्य को करने वाले कंप्यूटर की, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं। क्या मल्टी यूज़र, क्या मल्टीटास्किंग, क्या मल्टीपर्पज़, क्या मल्टीफंक्शनल, क्या कहते हैं साथियों। एक साथ एक समय में कई लोग कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी यूज़र, लेकिन एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करने को कहते हैं साथियों। जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं मल्टीटास्किंग, वे राइट है, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे अगला प्रश्न है साथियों कि डोस का पूरा नाम क्या है। डोस का पूरा नाम MS डोस के बारे में हमने डिस्कस किया है कि MS डोस एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डोस करेक्टर यूज़र इंटरफेस पर कार्य करता है CUI पे। तो MS डोस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑफ सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो साथी ऑप्शन बी राइट बता रहे हैं वे राइट है, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस। अगला प्रश्न है साथियों कि यूनिक्स का विकास कब हुआ। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, यूनिक्स का विकास कब हुआ, लाइनक्स का कब विकास हुआ, MS डॉस के बारे में हमने पढ़ा, विंडोज़ के बारे में पढ़ा। तो साथियों डिस्क का विकास कब हुआ। डॉस का विकास 1981 में शुरू हुआ था। तो इसका यूनिक्स का विकास कब हुआ साथियों। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब, 1969 में, और असेंबली लैंग्वेज बनाया। फिर 1973 में पुनः C लैंग्वेज बनाया। तो साथियों इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। और उन्हीं में से एक प्रश्न है कि यूनिक्स की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है। यूनिक की कौन सी विशेषता है निम्न में से। ये पूछ रहा है क्या यूनिक्स एक साथ अनेक काम कर सकता है, क्या एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, क्या ये काफ़ी सुरक्षित है, या क्या सभी विशेषताएं यूनिक्स की है। तो साथियों आप बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या यूनिक्स मल्टीटास्किंग है, क्या यूनिक्स मल्टी यूज़र है, क्या यूनिक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, कौन सा होगा इनमें से, या ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। तो साथियों यूनिक्स हमने डिस्कस किया है और पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है कि यूनिक्स की खोज किसने की, यूनिक्स की खोज कब हुई, और यूनिक्स को पहले किस लैंग्वेज में बनाया गया, फिर उसको पुनः किस लैंग्वेज में बनाया गया। और यूनिक्स साथियों कहाँ काम आता है, सर्वर में काम आता है ज़्यादातर यूनिक्स, तो और वर्क स्टेशन में भी यूनिक्स काम आता है। तो यूनिक्स साथियों, यूनिक्स पर अनेक लोग काम कर सकते हैं और यूनिक्स पर एक साथ अनेक कार्य हो सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है। साथ ही काफ़ी सिक्योर होने की वजह से ही इसको सर्वर में यूज़ लिया जाता है। तो साथियों इसका ऑप्शन डी राइट होगा। जो साथी बता रहे हैं ऑप्शन डी वे राइट है, क्योंकि साथियों इसमें ये तीनों ही विशेषताएं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है यूनिक्स का पूरा नाम। साथियों मैंने यूनिक्स का पूरा नाम आपको बताया है। क्या होता है यूनिक्स का पूरा नाम। क्या यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है, क्या यूनिप्लेक्स इंटर कंप्यूटर सर्किट होता है, क्या यूनियन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है, क्या यूनियन इंफ्रो करैक्टर सिस्टम होता है। तो कौन सा होगा साथियों। सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों जो साथी उत्तर बता रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा वो राइट है, क्योंकि यूनिक्स का फुल फॉर्म होती है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन ए
आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयुक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करने देता है, इंटरैक्ट करने देता है। यानी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों पर नियंत्रण रखता है तथा कंप्यूटर का जो प्रयोक्ता है यानी यूज़र है उसको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है, यानी यूज़र इंटरफेस अवेलेबल करवाता है। तो कौन सा है? क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सीपीयू है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपके हिसाब से कौन सा होगा साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन डिस्कस करते हैं। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन डिस्कस करते हैं और उन्हीं में से एक पर्सन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जब हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है तब, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब उसको क्या कहा जाता है? क्या साथियों उसको कॉपिंग कहा जाता है, क्या बूटिंग कहा जाता है, क्या डिवाइस ड्राइविंग कहा जाता है, क्या टास्किंग कहा जाता है? तो इसके बारे में साथियों हमने डिटेल में स्टडी की है। क्या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर ऑन होता है या रीस्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बूट। तो बूटिंग होगा साथियों। अगला प्रश्न है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? क्या कोल्ड बूटिंग होता है, क्या वार्म बूटिंग होता है, क्या शटडाउन होता है, क्या लॉग ऑफ होता है? तो साथियों आपको पता है कि एक तो होता है कंप्यूटर ऑन, एक कंप्यूटर पहले से ऑन है उसको रीस्टार्ट करना है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म। तो कौन सी होगी साथियों आपके अकॉर्डिंग, कौन सी होगी? रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर, रीस्टार्ट करना है। यानी कंप्यूटर पहले से गर्म है उसको रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर पहले से ठंडा है उसको ऑन करेंगे तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। लेकिन गर्म कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। तो ये होगा साथियों ऑप्शन बी आपका राइट इस पर्सन का। अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है? तो सभी साथी इसका जवाब देने की कोशिश करें। हमने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, 5 तरह के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें महत्वपूर्ण है साथियों एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और सिम्बियन। ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन बनाया था सिम्बियन लिमिटेड ने, जिसको बाद में नोकिया ने टेक ओवर कर लिया था। तो सिम्बियन नोकिया लिमिटेड हो गया बाद में। तो साथियों इस सिम्बियन को बनाया था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बना था 1997 में सिम्बियन लिमिटेड ने। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम बना था 1999 में, ब्लैकबेरी कंपनी ने बनाया था। एंड्रॉयड बनाया था साथियों पहली बार 2007 में, फर्स्ट एंड्रॉयड इनिशियल वर्जन 2007 में किसने बनाया साथियों? गूगल ने। और iOS भी, iOS एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल ने बनाया, ये भी 2007 में ही बना है साथियों। तो क्या ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हमने पढ़ा है हार्मनी। और मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मोबाइल में यूज होने लगा है साथियों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है ओएस का प्रमुख कार्य। साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम, जब इस पार्ट के शुरुआत में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कार्य, प्रमुख कार्य क्या होते हैं? 4 कार्य होते हैं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य फाइल प्रबंधन है, क्या मेमोरी प्रबंधन है, क्या प्रोसेसिंग प्रबंधन है? और हमने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा था साथियों मैनेजर। किसका मैनेजर? कंप्यूटर का मैनेजर। और 4 प्रमुख कार्यों को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट करता है। तो ये साथियों ये फाइल मैनेजर, फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेसिंग प्रबंधन, क्या उपरोक्त सभी, ये चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है। कोई साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ और पर्सन डिस्कस करेंगे। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और विंडो से रिलेटेड, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ पर्सन हम डिस्कस करते हैं। और उन्हीं में से एक पर्सन है विंडो में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? जब विंडो में कंप्यूटर ऑन हो जाता है और पहली स्क्रीन आपको दिखती है जिस पर माई कंप्यूटर का आइकन बना होता है और नीचे स्टार्ट मेन्यू होता है और नीचे जो एक पट्टी होती है उसको आप कह सकते हैं टास्क बार। तो जो ओपन होती है स्क्रीन उसको क्या कहते हैं साथियों? जो माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है वो किस पे होता है? तो आपने सुना होगा किस पे होगा। क्या ऑप्शन है? क्या उसको विंडो कहते हैं, क्या उसको डेस्कटॉप कहते हैं, क्या उसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो विंडो में फर्स्ट स्क्रीन खुलती है जिस पर आप अपने हिसाब से शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं उसको कहते हैं डेस्कटॉप। तो कौन सी स्क्रीन होगी साथियों? उसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप।
फिर कह रहा है डेस्कटॉप, जो पहली स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं। अभी मैंने कहा साथियों माई कंप्यूटर का आइकन होता है, और भी आप अपने फोल्डर के और भी कई एप्लीकेशन के आप माई कंप्यूटर पर आइकन बना सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप बार बार यूज करते हैं वे आप डेस्कटॉप पे आइकन बना सकते हैं, उनका शॉर्टकट बना सकते हैं। तो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे क्या आइकन होते हैं, क्या मेन्यू, क्या टास्क बार, क्या इनमें से कोई नहीं, तो वे होते हैं साथियों आइकन। अब आपको पता है कि एक विंडो के जो डेस्कटॉप होता है उस पर एक रिसाइकल बिन का भी आइकन होता है, जिस पर जब भी कोई आप फाइल या फोल्डर या कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है टेम्परेरी रूप से। यदि आप वहाँ से भी डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट होता है। तो एक बार टेम्परेरी डिलीट होगा, और यदि आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट, वो फाइल, फोल्डर या वो डॉक्यूमेंट परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके कंप्यूटर से। तो फिर है आगे साथियों टास्क बार कहाँ पर होता है। तो अभी मैंने बताया साथियों जब विंडो ओपन होता है तो फर्स्ट स्क्रीन होती है, उसके बॉटम पे एक पट्टी होती है, उसमें लेफ्ट साइड में एकदम बॉटम में स्टार्ट मेन्यू होता है, और उसके बाद साथियों टास्क बार होता है। टास्क बार यानी करंटली जो टास्क आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं उन सभी के आइकन वहाँ व्यवस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा अभी प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कोई वीडियो चल रहा है तो वीडियो का आइकन आएगा, कौन से प्लेयर में चल रहा है उसका प्लेयर का आइकन आएगा, या एमएस ऑफिस में कोई एमएस वर्ड चल रहा है, एमएस एक्सेल चल रहा है, तो उन सभी के आइकन वहाँ आपको दिखेंगे। आप वहाँ देख सकते हैं कौन कौन से टास्क अभी रनिंग में है, तो उसको कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार कहाँ पर होता है, स्टार्ट मेन्यू पर नहीं, स्टार्ट मेन्यू बॉटम में लेफ्ट साइड में होता है। क्या स्क्रीन के बॉटम पर, क्या हार्ड डिस्क पर, क्या शॉर्टकट मेन्यू पर, तो स्क्रीन के बॉटम पर जो पट्टी होती है उसको कहते हैं साथियों टास्क बार। तो ये है टास्क बार, और ये है कुछ विंडो से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की हम बात करेंगे। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।